हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एमपी बोर्ड क्लास 12th अकाउंट्स में जो लोग रुक जाना नहीं या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आपको इससे पहले अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिल चुका है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 1 जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा आपका पार्टनरशिप का पूरा हिस्सा था। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पार्ट 2 का है जिसमें शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, डिबेंचर, फिर उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस और उसके अलावा रेशियो और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस इसी में कवर हो जाएंगे। आपको सलाह ये है कि पहले आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, सारे डिफरेंसेस कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें। सो लेट्स बिगिन विथ वीडियो। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is CA Saurabh Singh Baghel and in this video we are going to discuss about class 12th accounts for MP board। ठीक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले आपको 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है ना, जिसमें चैप्टर 1 to 6, ठीक है ना, 3 वीडियो मतलब 2-2 चैप्टर का हर वीडियो में आपको मिल रहा है। वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आई बटन पे जाएंगे तो आई बटन पे आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो वहां, या फिर रिवीजन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया है उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर के ऑब्जेक्टिव दोनों चैप्टर मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें जो कि एग्जाम देने जाने वाले हैं, ठीक है, जिनसे उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट एंटिटी, ऑल ऑफ दीज। जैसे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था ना, मेमोरी टेक्निक भी बनाई थी टॉप क्लास। कंपनी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, परपेचुअल सक्सेशन, श्री फॉर क्रिएटेड बाय लॉ, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी एंड कॉमन सील, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब कृत्रिम व्यक्ति है, सीमित दायित्व है, पृथक अस्तित्व है या फिर सभी, तो आंसर क्या होगा? सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। बताएं कौन सा ऑर्डिनरी शेयर यानी इक्विटी शेयर, इक्विटी यानी समतांश। ऑप्शन ए चेंज इन रेट ऑफ डिविडेंड, चेंज इन मतलब लाभांश के दर में परिवर्तन, ओनर ऑफ द कंपनी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द एंड और प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। बताएं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? बताएं। प्रेफरेंस डिविडेंड, इनको डिविडेंड में प्रेफरेंस नहीं मिलता, तो डी इज द राइट आंसर। आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स एंड हैविंग राइट टू पार्टिसिपेट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट्स। देखो, प्रेफरेंस शेयर ऐसे जिनको पहले डिविडेंड मिल गया और उसके बाद भी जो प्रॉफिट बचा है, रिमेनिंग प्रॉफिट, उसमें भी हिस्से का अधिकार होता है। वो कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इनको क्या कहते हैं? भागीदारी पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। उसके बाद कैपिटल डिमांडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड। वाइंडिंग अप, कंपनी के वाइंडिंग अप पर कैपिटल मांगी जाने वाली कौन सी कैपिटल कहलाती है? कैपिटल कहलाती है रिजर्व कैपिटल, ठीक है ना। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नेसेसरी। बताएं मिनिमम सब्सक्रिप्शन नेसेसरी किसके लिए होता है? फॉरफीचर के लिए यानी अंश हरण करने के लिए, हस्तांतरण के लिए, अलॉटमेंट के लिए, कैंसिलेशन के लिए। अलॉटमेंट के लिए यानी आवंटन के लिए, आवंटन के लिए, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर 50, 20, 200, 100। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? तो राइट आंसर इज 200। कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम? 200। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कितने मेंबर हो सकते हैं? 2, 7, 10। मिनिमम कितने होंगे? देखो एक बात याद रखो,
प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है। यहां पर मिनिमम यानी कम से कम, यहां मैक्सिमम। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे। पब्लिक में मिनिमम 7 होंगे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स तक। और अगर हम कैपिटल की बात करें तो पब्लिक में मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल 5 लाख। कितना होना चाहिए, 5 लाख। और प्राइवेट में मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल 1 लाख। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा जाएगा। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी लेस देन, कितना, कम से कम न्यूनतम अभिधान कितना होना चाहिए, 90%, यानी 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर इशूड। उसके बाद द अमाउंट डिमांडेड ऑन कॉल शुड नॉट बी मोर देन, मतलब कॉल पर मांगा जाने वाला पैसा, याचना पर मांगे जाने वाला पैसा 1/4 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। मतलब इसको एग्जांपल से समझें अगर, तो अगर 100 रुपए का शेयर है तो कॉल पे कितना मांगा जा सकता है, 1/4, यानी 25 रुपए से ज्यादा एक कॉल पर नहीं मांगा जा सकता। फॉर पेमेंट ऑफ कॉल एटलीस्ट 14 डेज, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि पे कर दें आप। सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का होता है। एंड बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सिक्योरिटी प्रीमियम को एसेट साइड लिखते हैं क्या, नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां लिखाते हैं, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड दिखा दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, और लायबिलिटी साइड भी कहां दिखाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस कॉलम में, संचय एवं आधिक्य में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रू। तो ये पहला वाला क्या था, गलत था। दूसरा क्या है, ट्रू है। तीसरा, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट फॉरफीटेड, सही बात है। मान लो, देखो ये क्या बात है, 100 रुपए का शेयर था, उस पे हमें 40 रुपए मिल गए थे, बाकी नहीं मिले तो हमने 40 रुपए फॉरफीट कर लिए। ठीक है, अब मान लो उसको हम री इशू कर रहे हैं, तो 100 रुपए वाले शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 40 का। क्यों, क्योंकि 40 रुपए हमने फॉरफीट किए थे, तो ये क्या होगा, सही। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग ऑफ बोनस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम को बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज किया जा सकता है। एंड द आंसर इज राइट है कि रॉन्ग, बताएं, ट्रू। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रारंभिक व्ययों को क्या राइट ऑफ किया जा सकता है, ट्रू, ट्रू। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट, बताएं, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट हो सकता है क्या, पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरा, अगर होता भी है तो इसे कैपिटल लॉस माना जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पहला, ये इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट अब पॉसिबल नहीं है, तो ये आप कट कर देंगे, पहला और तीसरा। अब नए कंपनीज एक्ट के मुताबिक ये शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते। 12% इंटरेस्ट कर दिया जाता है कॉल्स इन एडवांस पर, तो दूसरे को मिलाएंगे पहले से। शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, जो शेयर्स प्रमोटर्स को इशूड किए जाते हैं उनको गुडविल अकाउंट में लिखा जाता है। शेयर स्टॉक ऑलवेज फुल्ली पेड, जो जिनकी वैल्यू फुल्ली पे होती है उनको क्या बोलते हैं, शेयर स्टॉक। एंड प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आंसर इन वन वर्ड, परचेस कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट। परचेस कंसीडरेशन में नेट एसेट घटाएंगे तो क्या आएगा, गुडविल। क्या आएगा, गुडविल। ध्यान देना, दो चीजें होती हैं, परचेस कंसीडरेशन यानी क्रय माइनस नेट एसेट्स, ये आएगा क्या, गुडविल। इसको क्या लिखेंगे, गुडविल। और अगर नेट एसेट्स ज्यादा हैं माइनस परचेस कंसीडरेशन, तो क्या आएगा, यहां पर आएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। उसके बाद व्हेन शेयर्स आर इशूड मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू विच टाइप ऑफ सच इशू इज कॉल्ड, जब शेयर को नॉमिनल वैल्यू यानी अंकित मूल्य से ज्यादा पर इशू किया जाता है तो क्या बोलते हैं, जैसे 100 वाला शेयर 110 में इशू किया तो इसको क्या बोलेंगे, इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। विच एक्शन कैन बी अडॉप्टेड बाई कंपनी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर्स, अगर कोई कंपनी
कॉल्स ऑन शेयर, पेमेंट नहीं कर रहे हैं शेयर होल्डर तो क्या कर सकती है, फोरफीचर, तो क्या कर सकते हैं, फोरफीचर यानी शेयर फोरफीचर का एक्शन लिया जा सकता है। विच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, बताएं कौन सा फोरफीचर अकाउंट में लिया जाएगा, जितना पेड कर दिया है तो पेड अप अमाउंट, जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया है वही तो फोरफीट कर सकते हैं, वही तो जब्त कर सकते हैं। जो मिल गया है, जो नहीं मिला है उसको क्या जब्त करेंगे। What टाइप ऑफ पर्सनालिटी डज कंपनी possess, तो कंपनी कैसी पर्सनालिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कृत्रिम व्यक्ति है जो सांस नहीं लेता। तो ये था आपका कंपनी से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपी बोर्ड में हैं और आप ऑब्जेक्टिव प्लस आपके सिलेबस में जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव 25 नंबर का और लगभग 25 नंबर का ही डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आएंगे। तो 50 मार्क्स का सिलेबस यहां से कवर हो जाता है। डिफरेंसेस के लिए मैं सेपरेट वीडियो अभी इस वीडियो के बाद तुरंत अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपके जो भी डिफरेंसेस है लगभग 8-10, उसमें से 4 से 5 डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आएंगे। तो वो आप जरूर देखिएगा वीडियो, लेकिन उससे पहले ये शुरू करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, पहला, डिवेंचर होल्डर्स ऑफ कंपनी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, डिवेंचर होल्डर किस कैटेगरी में आते हैं, क्रेडिटर्स। उसके बाद द कंपनी पेज डिवेंचर, कंपनी पेज ऑन डिवेंचर, डिवेंचर वालों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर प्रॉफिट, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अमाउंट सेट असाइड फॉर द प्रॉफिट ट्रांसफर टू, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, उनको रिपेमेंट करने के लिए जो अमाउंट सेट असाइड किया जाता है उसको कहां लिखा जाता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, बताएं क्या है, कैपिटल लॉस है, नुकसान है। उसके बाद पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, जनरली क्या होता है डिवेंचर पर कब से इंटरेस्ट दिया जाता है, तो जनरली 6 मंथ में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, परचेस ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट शुड बी ऑथोराइज्ड इन, मतलब कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर को खुले बाजार से कब खरीद सकती है, जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पार्षद अंतर नियम, ठीक है। उसके अलावा डिवेंचर्स होल्डर हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट यानी प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं है। डिवेंचर इज रिटन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट यानी प्रपत्र, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट इंटरफेयर इन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन एंड क्रियाओं में क्या नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। डिवेंचर्स विच कैन बी चेंज इनटू इक्विटी शेयर, जिन डिवेंचर्स को इक्विटी से इनटू शेयर्स में बदला जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। क्या कहलाते हैं, कन्वर्टिबल यानी कि परिवर्तनशील, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स। मॉर्गेज डिवेंचर्स आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिवेंचर, यानी जिन पे मॉर्गेज यानी जिनके ऊपर कोई एसेट हो, जिनके पीछे कोई एसेट हो तो सिक्योर्ड कहलाते हैं, ट्रू। नेचर ऑफ डिवेंचर इज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, डिवेंचर शॉर्ट टर्म नहीं होते, डिवेंचर क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, तो ये होगा फॉल्स। डिवेंचर्स आर ऑल्सो इशूड फॉर अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिवेंचर को कैश के अलावा, जैसे मान लो मशीन खरीदी बदले में डिवेंचर इशू कर दिया तो कर किया जा सकता है, क्या, ट्रू। डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड ऑन प्रीमियम, डिवेंचर को प्रीमियम पर रिडीम किया जा सकता है, ट्रू। डिवेंचर होल्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर, भैया शेयर डिवेंचर होल्डर है, वो शेयर होल्डर नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत। आगे आते हैं, मैच द फॉलोइंग, कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, बताओ किसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर को, तो तीसरा आएगा, पहले को मिलाएंगे तीसरे से। डिवेंचर होल्डर्स, बता, ये आप यहाँ पर चौथी लाइन कट कर दीजिएगा और यहाँ पर 5वां, अगर आपने पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसको अगर आप प्रिंट ले रहे हैं तो उसको आप चौथा और या 5वां कट कर दीजिएगा। फिर डिवेंचर होल्डर्स किसे कहते हैं, बताएं जी, डिवेंचर होल्डर्स किसके क्या होगा, डिवेंचर्स, तो ये दूसरे से होगा। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होगा, कैपिटल लॉस, तो ये मिलेगा 6th से।
अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर क्या होगा, कैपिटल रेसिप्ट है तो कहां लिखेंगे, ये फोर्थ से हो गया। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना, 10%, तो फर्स्ट। चार्ज ऑन एसेट्स, चार्ज ऑन एसेट्स यानी क्या होगा, सिक्योर्ड डिवेंचर, तो 9। रिडीम्ड आफ्टर फिक्स टाइम, रिडीमेबल डिवेंचर यानी 7th। और प्रीमियम ऑन डिवेंचर, प्रीमियम ऑन डिवेंचर क्या होगा बताएं, एक मिनट, यहां पर एक आध कुछ इधर लिखने में कुछ दिक्कत होगी। प्रीमियम ऑन डिवेंचर क्या है आपका, प्रीमियम ऑन डिवेंचर को यहां पर एक ऑप्शन कौन सा बचा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी, ये थर्ड का यहां पर आएगा 8th, थर्ड का 8th आएगा, ठीक है। और प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स, ये सॉरी, ये कैपिटल प्रॉफिट है, यहां पर ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो प्रीमियम ऑन डिवेंचर क्या आ जाएगा, 9th का आएगा 6th, ठीक है। तो फर्स्ट का 3rd, सेकंड का 2nd, डिस्काउंट का 8th, ठीक है, थर्ड का 8th, 5th का 4th, 6th का 1st, 7th का 9th, 8th का 7th एंड प्रीमियम ऑन डिवेंचर यानी 6th, ठीक है। तो ये मैच कर लीजिएगा, थोड़ा ये टाइपिंग एरर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। फिर आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹95 एट 95, द डिफरेंस 5 इज कॉल्ड। 100 वाला डिवेंचर 95 में इशू किया तो ₹5 का जो डिफरेंस है इसे क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट, इसको क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट। नेम ऑफ डिवेंचर विच में रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, बताएं जी, ऐसे डिवेंचर्स जो सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप पर ही क्या किए जा सकते हैं, रिडीम किए जा सकते हैं, उन डिवेंचर्स को क्या बोलेंगे, उन डिवेंचर्स को बोलते हैं इररिडीमेबल। क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल यानी अशोधनीय, वो सिर्फ कंपनी के जब बंद होगी तभी रिडीम किए जाएंगे। उसके बाद हाउ मेनी डिवेंचर्स विल बी इशूड एट ₹100 व्हेन द कंपनी परचेज द बिल्डिंग एट कॉस्ट ऑफ 5 लाख। बताओ 5 लाख का बिल्डिंग खरीदा है और ₹100 का एक डिवेंचर, तो कितने इशू करेंगे, 5000 डिवेंचर्स। What are those debentures called which can be converted into equity shares? Convertible यानी परिवर्तनशील। डॉक्यूमेंट इशूड फॉर लॉन्ग टर्म लोन आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है, डिबेंचर्स। क्या कहा जाता है, डिबेंचर्स। तो ये था पूरा आपका थ्योरी चैप्टर शेयर कैपिटल से और डिबेंचर से, जो थ्योरी नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इतने ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बाहर जाने वाला है। इसके साथ ही मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन, डिफरेंस जो है, और साथ ही साथ इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके लिए भी वीडियो डालूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अपने कमेंट, आप फीडबैक देके जरूर बताएं, और अपने डाउट्स या क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इससे पहले आपको डिबेंचर तक के वीडियोस मिल चुके हैं, 4 वीडियोस में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो हम देखेंगे, 5वां वीडियो है ये। इससे पहले वो चारों वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप आई बटन में जाके देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और वहां अकाउंट्स के रिवीजन के भी वीडियो है, थियोरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब वीडियो है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करें, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप भी सब्सक्राइब कर लो भैया, है ना। और ये वीडियोस जो रिवीजन के हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है। थैंक यू।
अब शुरू करते हैं। तो ये दो चैप्टर मिला के आपको लगभग 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। हमारे लिए एक एक नंबर जरूरी है, इसलिए हम सारे कोई भी नंबर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो द बैलेंस शीट शोज ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट क्या बताता है बताओ भैया? प्रॉफिट लॉस बताता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन। रिस्क क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड्स, शेयर होल्डर फंड में क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो आंसर क्या होगा? डी, सारा इंक्लूड होता है। गुडविल को कहां दिखाया जाएगा बताओ? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल है, तो कहां दिखाएंगे? नॉन करंट एसेट, इनटेंजिबल। उसके बाद बैलेंस शीट का प्रोफार्मा कहां पे है? शेड्यूल 3। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 3। ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट। आगे चलते हैं। अमंग विच फॉलोइंग विच एसेट इज नॉट करंट एसेट? कौन सा करंट एसेट नहीं? स्टॉक, डेटर, पेटेंट, बिल्स रिसीवेबल। देखो डेटर भी है, स्टॉक भी है, बिल्स रिसीवेबल, तो पेटेंट क्या है? करंट एसेट नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है? इनकम। कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है? इनकम स्टेटमेंट। या फिर हम, ठीक है, तो सॉरी नो, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन है तो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इसीलिए सवाल पढ़ना जरूरी होता है, मैंने बिना पढ़े आंसर दे दिया था। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन तो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट विल बी शोन अंडर विच हेड? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो बेचेंगे तो वो यहां पर आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां दिखाए जाते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाए जाएंगे फाइनेंस कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट। डिविडेंड इनकम को कहां दिखाया जाएगा भैया? डिविडेंड इनकम अगर होती है कंपनी को तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ये किस में लिखेंगे? अदर इनकम। ठीक है। क्रेडिटर्स आर कंपनीज, बताएं क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में भी कौन सी? करंट लाइबिलिटी। देखना, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को थोड़ा समझ लेना। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होंगे जिनमें 12 महीने के अंदर विद इन 12 मंथ या तो हम कैश रियलाइज कर लेंगे। मतलब मान लो डेटर है तो डेटर से 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा तो ये करंट एसेट हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी क्या है? करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होगी जिसके लिए 12 महीने के अंदर हमें पे करना पड़ेगा। लोन का मान लो इंटरेस्ट है, वो हमें 12 महीने के अंदर पे करना है तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, ये है बाइफरकेशन का क्राइटेरिया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आर आइटम्स ऑफ ट्रेड पेबल्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में आते हैं, ट्रू। फिक्स एसेट विल बी शोन अंडर करंट एसेट, फिक्स एसेट को करंट एसेट में दिखाएंगे, गलत है। उसके बाद द लाइबिलिटीज विच मैच्योर फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। देखो 1 साल के अंदर जो मैच्योर हो जाएंगी, पेमेंट के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, वो कहलाएंगी करंट लाइबिलिटी। सही है। लूज टूल्स आर आइटम ऑफ फिक्स एसेट नहीं, ये करंट एसेट में इन्वेंट्री में दिखाया जाता है, इन्वेंटरीज में दिखाया जाता है, तो ये लूज टूल्स वाला गलत हो गया। कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन करंट लाइबिलिटी, ये भी गलत है। ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी को दिखाते ही नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। ए, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस, थर्ड से। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लाइबिलिटी। सेकेंड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट, तो फर्स्ट। चेक एंड ड्राफ्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फोर्थ, एंड शेड्यूल 3 क्या कहां पर आएगा? बैलेंस शीट फिफ्थ। ठीक है। आंसर इन 1 वर्ड, व्हाट इज द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज्वाइंटली कॉल्ड? इनको क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट। आप 11th में पढ़ के आए हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन विच हेड डेटर्स आर शोन इन बैलेंस शीट? ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। मेंशन द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को 2 हिस्सों में कौन कौन से बांटा गया है? एक है टेंजिबल, यहां मैं लिख रहा हूं टेंजिबल यानी मूर्त संपत्तियां, और एक है इनटेंजिबल, अमूर्त। टेंजिबल में क्या आएगा? जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, बिल्डिंग वगैरह। इनटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये आता है।
ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डन इन बैलेंस शीट। इसको कहां दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, लाइबिलिटी साइड में निगेटिव, लाइबिलिटी साइड में निगेटिव, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। विच स्टेटमेंट एंड हेड विल बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल शोन, बताएं कौन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहां दिखाया जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है नॉन करेंट एसेट्स में, अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका आते हैं चैप्टर जो है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कॉमन साइज और आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। इसका भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई है, आप आई बटन पे चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में जरूर सब सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। इनकम, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कंपैरेटिव इनकम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं, दो स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। कॉमन साइज स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में जो आइटम्स होते हैं वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, किसके परसेंटेज के रूप में, सेल्स, किसके, सेल्स के परसेंटेज के रूप में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ एसेट्स इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आइटम्स ऑफ एसेट्स, जो एसेट होते हैं उसको क्या करते हैं, उसमें किसमें कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम, बताओ क्या करते हैं, किससे डिडक्ट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो परिचालन से आय होती है। एंड इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उसको घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सिर्फ मैनेजर के लिए यूजफुल होता है, गलत, सबके लिए होता है ना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट इज लीगली कंपलसरी, गलत। आप कॉमन साइज बनाएं ऐसा कोई कानून नहीं है, आपको स्टेटमेंट बनाना है लेकिन एनालिसिस के लिए, जैसे कॉमन साइज या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल एनालिसिस मेजर्स द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, गलत। सिर्फ ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मेजर करती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मेजर नहीं करती। फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस द डेटा ऑफ पास्ट एंड करेंट ईयर्स आर कंपेयर्ड विद द डेटा ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डेटा, नहीं भैया, क्यों, ये सिर्फ पास्ट ईयर और करंट ईयर के डेटा किए जाते हैं, फ्यूचर डेटा से नहीं होता। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो आंसर क्या होगा इसका, सही, ट्रू है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, मैच द फॉलोइंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो सेकंड। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी नहीं, कंपैरेटिव में, अच्छा चलो दूसरे कर लेते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल बैलेंस शीट स्टेटमेंट शोन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, तो तीसरे को पहले से मिलाइएगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये हो गया फोर्थ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या हो गया, अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया आपका दूसरे को तीसरे से। ठीक है, फिर व्हाट इज द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्रिटिकल एनालिसिस को, इवेल्युएशन को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या कहते हैं। इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हाउ द डेटा कंपेयर्ड, किस तरह से डेटा कंपेयर करते हैं भैया, दो तरह से कंपेयर करते हैं ना, एब्सोल्यूट फॉर्म
एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज पहले निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है, फिर परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग कंपेरेटिव डेटा हाउ मेनी डेटा आर कंसीडर, कम से कम 2 वर्ष, तो एटलीस्ट 2 years। ठीक है, ये डेटा हमें चाहिए होता है। तो गाइज ये था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इससे पहले आपको डिबेंचर तक के वीडियोस मिल चुके हैं, 4 वीडियोस में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो हम देखेंगे, 5वां वीडियो है ये। इससे पहले वो चारों वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप आई बटन में जाके देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे और वहां अकाउंट्स के रिवीजन के भी वीडियो हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब वीडियो है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करें, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप भी सब्सक्राइब कर लो भैया, है ना। और ये वीडियोस जो रिवीजन के हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, थैंक यू। अब शुरू करते हैं। तो ये 2 चैप्टर मिला के आपको लगभग 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। हमारे लिए एक नंबर जरूरी है, इसलिए हम सारे कोई भी नंबर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो द बैलेंस शीट शोज ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट क्या बताता है बताओ भैया? प्रॉफिट लॉस बताता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, रिस्क क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड्स, शेयर होल्डर फंड में क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो आंसर क्या होगा? डी, सारा इंक्लूड होता है। गुडविल को कहां दिखाया जाएगा बताओ? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल है, तो कहां दिखाएंगे? नॉन करंट एसेट, इनटेंजिबल। उसके बाद बैलेंस शीट का प्रोफार्मा कहां पे है? शेड्यूल 3। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 3। ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट। आगे चलते हैं। अमंग विच फॉलोइंग विच एसेट इज नॉट करंट एसेट? कौन सा करंट एसेट नहीं? स्टॉक, डेटर, पेटेंट, बिल्स रिसीवेबल। देखो, डेटर भी है, स्टॉक भी है, बिल्स रिसीवेबल, तो पेटेंट क्या है? करंट एसेट नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है? इनकम। कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है? इनकम स्टेटमेंट। या फिर हम, ठीक है, तो सॉरी, नो, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन है तो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इसीलिए सवाल पढ़ना जरूरी होता है, मैंने बिना पढ़े आंसर दे दिया था। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, तो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट विल बी शोन अंडर विच हेड? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो बेचेंगे तो वो यहां पर आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां दिखाए जाते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाए जाएंगे फाइनेंस कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट। डिविडेंड इनकम को कहां दिखाया जाएगा भैया? डिविडेंड इनकम अगर होती है कंपनी को तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ये किस में लिखेंगे? अदर इनकम। ठीक है। क्रेडिटर्स आर कंपनीज, बताएं क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में भी कौन सी? करंट लाइबिलिटी। देखना, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को थोड़ा समझ लेना। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होंगे जिनमें 12 महीने के अंदर विद इन 12 मंथ या तो हम कैश रियलाइज कर लेंगे। मतलब मान लो डेटर है, तो डेटर से 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा, तो ये करंट एसेट हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी क्या है? करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होगी जिसके लिए 12 महीने के अंदर हमें पे करना पड़ेगा। लोन का मान लो इंटरेस्ट है, वो हमें 12 महीने के अंदर पे करना है, तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, ये है बाइफरकेशन का क्राइटेरिया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आर आइटम्स ऑफ ट्रेड पेबल्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में आते हैं, ट्रू। फिक्स एसेट विल बी शोन अंडर करंट एसेट, फिक्स एसेट को करंट एसेट में दिखाएंगे, गलत है। उसके बाद द लाइबिलिटीज विच मैच्योर फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। देखो, 1 साल के अंदर जो मैच्योर हो जाएंगी पेमेंट के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, वो कहलाएंगी करंट लाइबिलिटी, सही है।
लूज टूल्स और आइटम ऑफ फिक्स एसेट नहीं, ये करंट एसेट में इन्वेंटरी में दिखाया जाता है, इन्वेंटरीज में दिखाया जाता है, तो ये लूज टूल्स वाला गलत हो गया। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन करंट लाइबिलिटी, ये भी गलत है, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी को दिखाते ही नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, ए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस, थर्ड से बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट लाइबिलिटी, सेकेंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये क्या है, इनटेंजिबल एसेट, तो फर्स्ट चेक एंड ड्राफ्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फोर्थ, एंड शेड्यूल 3 क्या कहां पर आएगा, बैलेंस शीट फिफ्थ, ठीक है। आंसर इन वन वर्ड, व्हाट इज द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज्वाइंटली कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट, आप 11th में पढ़ के आए हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In which head debtors are shown in balance sheet? Trade receivables. Trade receivables. Mention the major classification of non-current assets. Non-current assets को दो हिस्सों में कौन कौन से बांटा गया है, एक है tangible, यहां मैं लिख रहा हूं tangible यानी मूर्त संपत्तियां, और एक है intangible अमूर्त। tangible में क्या आएगा, जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, बिल्डिंग वगैरह। इनटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट ये आता है। ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डन इन बैलेंस शीट, इसको कहां दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, लाइबिलिटी साइड में निगेटिव, लाइबिलिटी साइड में निगेटिव, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। विच स्टेटमेंट एंड हेड विल बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल शोन, बताएं कौन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहां दिखाया जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है नॉन करेंट एसेट्स में, अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपका आते हैं चैप्टर जो है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कॉमन साइज और आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। इसका भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई है, आप आई बटन पे चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में जरूर सब सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। इनकम, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कंपैरेटिव इनकम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं, दो स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, कॉमन साइज स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में जो आइटम्स होते हैं वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, किसके परसेंटेज के रूप में, सेल्स, किसके, सेल्स के परसेंटेज के रूप में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ एसेट्स इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, कॉमन साइज स्टेटमेंट में आइटम्स ऑफ एसेट्स, जो एसेट होते हैं उसको क्या करते हैं, उसमें किसमें कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम, बताओ क्या करते हैं, किससे डिडक्ट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो परिचालन से आय होती है। एंड इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उसको घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सिर्फ मैनेजर के लिए यूजफुल होता है, गलत, सबके लिए होता है ना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट इज लीगली कंपलसरी, गलत। आप कॉमन साइज बनाएं ऐसा कोई कानून नहीं है, आपको स्टेटमेंट बनाना है लेकिन एनालिसिस के लिए, जैसे कॉमन साइज या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल एनालिसिस मेजर्स द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, गलत। सिर्फ ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मेजर करती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मेजर नहीं करती। फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस द डेटा ऑफ पास्ट एंड करेंट ईयर्स आर कंपेयर्ड विद द डेटा ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डेटा, नहीं भैया, क्यों, ये सिर्फ पास्ट ईयर और करंट ईयर के डेटा किए जाते हैं, फ्यूचर डेटा से नहीं होता। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट।
A comparative study of financial analysis is a measurement of profitability, solvency, liquidity and financial position. तो आंसर क्या होगा इसका? सही, ट्रू है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, मैच द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो सेकंड। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी नहीं, कंपैरेटिव में, अच्छा चलो दूसरे कर लेते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल बैलेंस शीट स्टेटमेंट शोन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, तो तीसरे को पहले से मिलाइएगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये हो गया फोर्थ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या हो गया? अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया आपका दूसरे को तीसरे से। ठीक है, फिर व्हाट इज द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्रिटिकल एनालिसिस को, इवेल्युएशन को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या कहते हैं? इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हाउ द डेटा कंपेयर्ड, किस तरह से डेटा कंपेयर करते हैं भैया? दो तरह से कंपेयर करते हैं ना, एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज। पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है, फिर परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव डेटा हाउ मेनी डेटा आर कंसीडर, कम से कम 2 वर्ष, तो एटलीस्ट 2 years। ठीक है, ये डेटा हमें चाहिए होता है। तो गाइज ये था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव सीरीज बना रहे हैं, ये उसका आखिरी वीडियो है। इससे पहले आपको 5 वीडियोस मिल चुके हैं जहां पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कवर किया जा चुका है। इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएंगे। बट हमारे लिए ये नंबर भी जरूरी है, इतना पढ़ लेंगे तो ये नंबर 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। हमें ये कोई नंबर कोई भी नहीं छोड़ना है, हम 95 प्लस लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करें। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से भी हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने क्लासमेट के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके। इसके अलावा अकाउंट्स के रिवीजन के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के वीडियोस भी अपलोडेड हैं। तो आपको जो भी, जैसे रेशियो का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे अपलोडेड है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिवीजन के वीडियोज अपलोडेड है, और डिफरेंसेस, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आप पढ़ के, एक डिफरेंस का वीडियो है जिसमें आपको 10 डिफरेंस अकाउंट्स के दिए हैं, जिसमें से 4 से 5 डिफरेंस अश्योर हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो वो पढ़ लेंगे तो आप 25 नंबर का उसमें से डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, करंट रेशियो इज मेजर ऑफ। करंट रेशियो में क्या पता लगाया जाता है? लिक्विडिटी, तरलता। स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ करंट रेशियो बताएं, अच्छा करंट रेशियो किसको माना जाता है? 2:1। If current liabilities are 3 lakh and current ratio is 1.5:1, then current ratio will, देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। चलो करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ, एग्जाम है ना आप लोगों का, तो आपको बताना चाहिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, यही होता है। तो करंट रेशियो दे दिया कितना? 1.5:1। करंट एसेट्स पता नहीं है, तो करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटी कितना है? 3 लाख, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो करंट एसेट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4,50,000। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी। इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो द डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर यानी कि देखो ऐसे, अगर मैं बात करूं A डिवाइड बाई B, तो A इज न्यूमरेटर एंड B इज डिनोमिनेटर। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाई सेल्स
मल्टीप्लाइड बाई 100, नेट सेल्स बेसिकली होता है। तो नेट सेल्स यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2,30,000, स्टॉक टर्नओवर इज 4.6, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्टॉक। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर कितना है 4.6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है 2,30,000 और एवरेज स्टॉक पता नहीं तो एक्स मान लो, तो ये क्या होगा 4.6x इक्वल टू 2,30,000। जब x से डिवाइड करोगे 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4.6 तो आपका आएगा, आप इसमें भाग करके देखेंगे तो आएगा आपका 50,000। ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज एवरेज स्टॉक कितना होगा 50,000। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इन क्विक एसेट्स कौन कौन सी एंड डेट डैश डैश इज नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं किया जाता बताओ। करंट एसेट में कौन सी दो चीजें हटाते हैं, एक हटाते हैं स्टॉक और दूसरा हटाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब चालू संपत्तियों में कौन कौन से दो संपत्तियां हटा दें तो आपको तरल संपत्ति मिल जाएगी, स्कंध हटा दें और पूर्वदत्त व्यय हटा दें। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। 100 माइनस नेट प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद बात करें ऑपरेटिंग रेशियो, उसके बाद रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर द जजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं बताएं जी, लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशियो ही कैलकुलेट की। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी का पता लगाता है, सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं डेट इक्विटी रेशियो में। द स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ क्विक और लिक्विड रेशियो इज 1:1, ट्रू। एन इंक्रीज इन क्रेडिट परचेस, एन इंक्रीज इन क्रेडिट, उधार खरीदेंगे तो इससे क्विक रेशियो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, घटेगा भैया, गलत। एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ स्टॉक विल इंक्रीज लिक्विड रेशियो, स्टॉक तो लिक्विड रेशियो में लाते ही नहीं है, तो गलत। एक्टिविटी रेशियो इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। बताए एक्टिविटी रेशियो से पता चलता है कि आप एसेट्स को ठीक से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, सही। अ वेरी हाई, यहां पर एक चीज ऐड कर देना, वेरी हाई डेटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर रेशियो इज गुड साइन फॉर बिजनेस, ट्रू। ठीक है ना, डेटर टर्नओवर अच्छा, मतलब डेटर बार बार जल्दी से हम डेटर से पैसा वसूल पा रहे हैं। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, लिक्विड एसेट्स। ठीक है, लिक्विड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, सॉरी मिलाते हैं, चलिए। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है बताएं जी। तीसरा आएगा स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देंगे तो फर्स्ट को थर्ड से मिलाइए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, फोर्थ से मिलाइए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आएगा यहां पर फिफ्थ। करंट एसेट्स कैसे आता है, करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी, तो फर्स्ट से मिलाइए। और सॉल्वेंसी रेशियो मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ये सेकंड से मिलाइए। ठीक है, उसके बाद गिव द आंसर इन 1 वर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ रेशियो कॉल्ड विच एस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो यानी चालू अनुपात। व्हाट डज एवरेज कलेक्शन पीरियड इंडिकेट, ठीक है ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बताता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बताता है आपको, बताएं जी। टाइम टेकन टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम डेटर, एक देनदार से मिलने में कितना टाइम लगा वो बताता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग होगा यहाँ पर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ स्टॉक टर्नओवर, अच्छा इधर लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। उसके बाद
व्हाट इज द सम ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस सन्ड्री एक्सपेंसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताएं जी? ये कहलाता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। एंड व्हाट डज डेट इक्विटी रेशियो मेजर, क्या मेजर करता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्या मेजर करता है ये? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, दीर्घकालीन शोधन क्षमता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड होता है भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मेथड पे बनाया जाता है। नॉन कैश आइटम कहाँ क्या किया जाता है? कैलकुलेशन कब कहाँ डील किए जाते हैं? कैलकुलेशन फ्रॉम कैश फ्लो, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया तो वो एड बैक कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैश, नॉट एन आउटफ्लो ऑफ कैश, बताएं कौन सा आउटफ्लो नहीं? इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर मतलब पैसा आया नहीं तो आउटफ्लो। इंक्रीज इन स्टॉक, ये भी आउटफ्लो। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बढ़ गया मतलब उधारी मिल गई हमें, तो ये सही है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? AS3, जिसका नाम ही क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश फ्लो, बताएं कैश फ्लो का सोर्स कौन सा नहीं है? इशू ऑफ शेयर, पैसा आएगा। इशू ऑफ शेयर फॉर परचेस ऑफ एसेट, पैसा जाएगा, ये पैसा नहीं मिलेगा। डिक्रीज इन डेटर, ऐसा आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो आंसर इज बी। फिल इन द ब्लैंक्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट, द वर्ड कैश एंड refers to cash and cash equivalent। ठीक है। As per AS3, various activities of cash has been classified into 3 parts। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। चेंज इन ओनर्स कैपिटल इन कैश फ्लो इज फ्रॉम, बताएं जी? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। उसके बाद फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अंडर इनडायरेक्ट मेथड, क्या बेस कैलकुलेट रखा जाता है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ। बताएं क्या मैथ, किस बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे? फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन अंडर इनडायरेक्ट मेथड, व्हाट इज कंसीडर्ड एज अ बेस? क्या बेस लिया जाता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स की बात करें तो नॉन ट्रेडिंग इनकम्स आर एडेड टू फाइंड आउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, भैया घटाया जाता है इनको, तो ये गलत है। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, ट्रू। गुडविल रिटर्न ऑफ इज शोन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, गलत। करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड इज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या करंट ईयर का डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे? गलत भैया। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इज एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी तो कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है। फिर मिलाते हैं पेमेंट ऑफ लोन, लोन को पेमेंट कर दिया, किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो पहले को 5th में। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी छोड़ दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? छोड़ दो अभी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3rd से मिलाइए। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, बताएं क्रेडिटर कम हुए तो क्रेडिटर कम हुआ तो क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4th। पेमेंट ऑफ लोन हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगा? 1 नॉन कैश, कैश फ्रॉम ऑपरेशन एंड राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2nd पे ही हो जाएगा, सामने ही, तो ये दूसरे में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपके, सॉरी ये बचा हुआ है। आंसर 1 वर्ड और सेंटेंस। व्हाट डज द कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन, बताओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य। व्हाट टाइप ऑफ कैश फ्लो ऑफ परचेस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट बताएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एडजस्टमेंट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज डन टू डिटरमाइन विच अमाउंट, बताएं कौन सी अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए ये किया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर व्हाट पर्पस कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज डन, बताएं जी एनुअल डेप्रिसिएशन किस लिए किया जाता है। एक तो पता लगाने के लिए कि एसेट और लाइबिलिटी में कितना चेंज हुआ है, तो मतलब पता, दो चीजें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स। हाउ इज द प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको कहां लिखेंगे बताओ, प्रपोज डिविडेंड को कहां लिखेंगे, डिविडेंड दिया तो कहां लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और ये है क्या आखिर, एप्लीकेशन ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश यानी यूज। ठीक है, तो गाइज ये था इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इससे पहले के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं पहले से ही मेरे चैनल पे, तो वहां पे जाके आप क्या करेंगे, आई बटन पे क्लिक करेंगे या प्लेलिस्ट में देखेंगे एमपी बोर्ड रिवीजन 2020, तो आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज बनाने के लिए, और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।